स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब सेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो स्कूल में सोशल साइंस का 10th क्लास का टेस्ट हुआ है, मंथली टेस्ट, उन सभी का यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। ये 50 अंकों का होता है और इसमें लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपका सभी सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी, इन चारों सब्जेक्टों से पूछा जाता है। सभी का क्वेश्चन मिला मिला रहता है और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ऐसे हर मंथ में क्या होता है, ये इसका टेस्ट होता है। तो ये अगस्त का टेस्ट है और अगस्त वाले टेस्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और इसी प्रकार से जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अच्छे से सुनिए और इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे याद करने का कोशिश करिएगा। आप सोशल साइंस को जितना पढ़िएगा उतना ही अच्छा रहेगा, आप भूलिएगा नहीं। अगर पढ़ना छोड़ देंगे तो जल्दी जल्दी आप उसको भूल जाएंगे। इसलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए और याद रखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? तो मेजनी ये इटली का राजनीतिज्ञ था और मेजनी को इटली के एकीकरण का अग्रदूत कहते हैं, अग्रदूत। और यानी कि मेजनी के द्वारा ही क्या किया गया था इटली में। इसने 1831 में यंग इटली का स्थापना किया था, यंग इटली। और 1834 में यानी कि 3 साल बाद यंग इटली, और जानते होंगे कि ये इटली किस महादेश में है, तो यूरोप महादेश में पड़ता है। तो उसने 1834 में यंग यूरोप नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया था। कौन किया था? ये मेजनी के द्वारा किया गया था। और मेजनी को इटली के एकीकरण का अग्रदूत कहते हैं क्योंकि इसने सर्वप्रथम इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया था, लेकिन ये असफल रहा। इसके नेतृत्व में इटली का एक भी क्षेत्र एकीकृत नहीं हो पाया, लेकिन प्रारंभ इसके द्वारा किया गया था, इसलिए इसे अग्रदूत कहते हैं। किसको? तो मेजनी को। और सभी ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन है, इसका आंसर यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर ए का। और ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में क्या है, यूनान। इसी को क्या बोलते हैं हम सब? ग्रीस बोलते हैं। हम सब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी पढ़े थे। तो यूनान स्वतंत्र कब हुआ था? तो ये 1832 में ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कौन? यूनान। और यूनान को ही क्या बोला जाता है, यूरोप के ये क्या है, यानी कि यूरोप का पलना देश है। इसको यूरोप का पलना देश बोला जाता है क्योंकि यूरोप का जितना भी ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और दर्शन जितने भी वहाँ पर फला फूला है, वो सभी किस देश से हुआ है? तो ये यूनान से हुआ है। इसलिए यूनान को यूरोपीय देश का पलना कहा जाता है, ये यूनान। और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक व्यक्ति थे, लॉर्ड बायरन। इन्होंने यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना प्राण त्याग दिया, यानी कि वो शहीद हो गए थे जब यूनान का दौरा करने के लिए गए थे। और ये कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड। और जब इनका हत्या कर दिया गया, शहीद हो गए, तो इंग्लैंड और बाकी सब यूरोपीय देश
यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए एक हो जाता है। अच्छा, इस पर शासन किसका था? तो ये इसके बगल में एक देश है, कौन सा? तुर्की। तुर्की का इस पर क्या था? अधिकार था। कौन सा? तो यूनान पर। और ऑप्शन डी देखें तो ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के बारे में हम सबको अभी कुछ पढ़ना ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और ऑस्ट्रिया तो हाँ, इसके बारे में हम सबको पढ़ना है। ऑस्ट्रिया का एक चांसलर है, कौन है? मेटरनिक। मेटरनिक। और इसके द्वारा एक मेटरनिक ने क्या किया था? पूरे जितना भी यूरोपीय देश थे सभी को एकीकृत करके नेपोलियन के खिलाफ क्या किया था? ये युद्ध किया था, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध। इसमें वाटरलू के युद्ध में मेटरनिक ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। मेटरनिक के नेतृत्व में वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और जितने भी नेपोलियन के द्वारा वहाँ पर विधि व्यवस्था को स्थापित किया गया था सबको ख़त्म कर दिया गया और पुरातन व्यवस्था को वहाँ लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो ये मेटरनिक के द्वारा। और मेटरनिक ने ही अपने देश में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया था। वियना में कब? 1815 में ही। तो 1815 में वियना का सम्मेलन बुलाया और इसमें वियना सम्मेलन में ये सभी बदलाव किए गए मेटरनिक के द्वारा। ये क्या था? चांसलर था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये नाविक था, सेलर था। और गैरीबाल्डी, इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। गैरीबाल्डी किस देश का था? तो ये इटली का था, इटली का। और इसने गैरीबाल्डी ने क्या किया था? सिसिली और नेपल्स। आप मैप में जा कर के देखिएगा सिसिली और नेपल्स कहाँ है। इन दोनों को इसके द्वारा एकीकृत किया गया था 1860 में। 1860 में सिसिली और नेपल्स को एक किया था, कौन? गैरीबाल्डी। तो इससे खुश होकर के जो इटली का इस समय राजा था विक्टर इमैनुअल, इसने गैरीबाल्डी को प्रस्ताव दिया कि तुम दक्षिणी इटली का क्या बन जाओ? प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन इन्होंने नकार दिया क्योंकि ये एकीकृत इटली को देखना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो एक उत्तरी इटली और एक दक्षिणी इटली दो भागों में बंट जाता, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया था। तो इनके त्याग को देखते हुए लाला लाजपत राय अपने पुस्तक में इनका जो ये त्याग है, इनके त्याग को उल्लेखित किए थे। कौन? लाला लाजपत राय। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये लेनिन के द्वारा किया गया था। ये लेनिन बोल्शेविक क्रांति के उपरांत क्या बनता है? तो USSR यानी कि रूस का क्या बनता है? ये शासक बनता है। कौन? लेनिन। और रूस में शासक बनने के बाद यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था को ये लागू करता है। क्योंकि लेनिन क्या था? तो ये एक व्यक्ति था, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? समाजवादी सिद्धांत। और कार्ल मार्क्स का ये परम भक्त था, कौन? लेनिन। तो लेनिन ने कार्ल मार्क्स के जो थ्योरी था, उसका जो मत था, उसको क्या किया? रूस में लागू किया शासक बनने के उपरांत। और इसके द्वारा लेनिन के द्वारा बहुत सारे सामाजिक कार्य किए गए, जिसमें से एक था 1921 में नेप, NEP, नेप। ये नेप क्या था? N मतलब क्या हो गया? न्यू और E मतलब इकोनॉमिक, P मतलब पॉलिसी, यानी कि नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। कब? 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया गया। फिर इसके बाद होता क्या है?
यानी कि 3 साल बाद यानी कि 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाता है। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद लेनिन के उपरांत वहाँ का शासक कौन बनता है? ये स्टालिन बनता है। अच्छा, हम सब के बुक में दिया हुआ है कि स्टालिन का अर्थ क्या होता है। तो स्टालिन का अर्थ होता है स्टील बॉडी वाला आदमी, ठीक ना। खुद को क्या बोलता था कि हम स्टील मैन है, स्टालिन है। और मेटरनिक कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का क्या था? ये चांसलर था। और कब? 1815 से लेकर के 1848 तक, 1815 से 1848 तक इसका प्रभाव यूरोप पर बहुत अधिक था। इसलिए इस अवधि को क्या बोला जाता है? मेटरनिक युग भी कहते हैं। और 1848 के उपरांत फ्रांस में क्रांति होता है 1848 में। और आप लोग जानते हो कि फ्रांस को सर्दी होता था तो पूरा यूरोप छींकता था, यानी कि जब फ्रांस में क्रांति होगा तो पूरा यूरोप में क्रांति होता था। तो 1848 में क्रांति हुआ और ये कहाँ? इंग्लैंड भागकर चला गया। ये ट्राटस्की कौन है? तो ट्राटस्की लेनिन का एक बहुत बड़ा सहयोगी था। कौन? ट्राटस्की। लेकिन लेनिन के मृत्यु के उपरांत ट्राटस्की ही क्या बनने वाला था? शासक बनने वाला था। लेकिन ट्राटस्की को क्या करता है? ये स्टालिन इसको मरवा देता है, ट्राटस्की मर जाता है। इसके द्वारा भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। उनमें से एक क्या था? लाल सेना का गठन करना। लाल सेना का गठन, ये लाल सेना बनाया क्यों गया था? क्योंकि जब समाजवादी व्यवस्था वहाँ लागू हुआ था तो विदेशी व्यक्ति भी वहाँ पर आना शुरू कर दिए थे। यानी कि बहुत सारे प्रवासी वहाँ पर आना शुरू कर दिए। कहाँ? रूस में। जिस कारण से वहाँ के जो आर्थिक संसाधन थे, जो उस देश का संसाधन थे, लोगों में अधिक बंटना शुरू हो गया। इस कारण से उन्होंने ट्राटस्की के द्वारा क्या किया गया था? लाल सेना का गठन किया गया था। अच्छा, ये एक क्या है? गुप्त पुलिस है। और लेनिन का भी एक क्या था? गुप्त पुलिस था। कौन सा? चेका। चेका गुप्त पुलिस था। यानी कि ये सभी पुलिस क्या करते हैं? एजेंट होते थे। यानी कि जो भी लेनिन का विरोध कर रहा है उसको क्या करो? मार दो। बस उनका यही काम था। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को कहते हैं, तो रूस की संसद को क्या बोलते हैं हम सब? ड्यूमा कहते हैं। अच्छा, भारत के संसद को क्या बोलते हैं हम सब? संसद ही बोलते हैं भारत के संसद को। सीनेट, ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के संसद को क्या बोलते हैं हम सब? सीनेट कहते हैं। और जो जापान का संसद है उसको हम डायट बोलते हैं। जापान के संसद को डायट कहते हैं। भारत के संसद को संसद ही कहते हैं, पार्लियामेंट ही कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के ट्रियर नगर में। ट्रियर नगर, जर्मनी के ट्रियर नगर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। इसका जन्म भी पूछता है, ये जन्म कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। 1818, एक मिनट। इसका जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। 5 मई 1818। ट्रियर नगर में 5 मई 1818 को इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखा था। कौन सा? दास कैपिटल। कौन सा किताब? दास कैपिटल। और इस दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल। समाजवादियों का बाइबल बोलते हैं। किसको? तो दास कैपिटल को। क्योंकि दास कैपिटल में किस चीज़ का वर्णन है? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन है, समाजवादी का वर्णन है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समाजवादियों का बाइबल कहते हैं।
और कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका जन्म कब हुआ था? तो ये 5 मई 1818 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। हेनरिक मार्क्स कौन थे? तो इसके पिता थे। और इसकी पत्नी कौन थी? जेनी। और इसका एक दोस्त था, कौन सा? फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर के इन्होंने 1848 में एक समाजवादी घोषणा पत्र जारी किए थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को जारी किए थे। और इस पुस्तक को लिखा कब गया था? दास कैपिटल को 1867 में लिखा गया था। तो इन सभी जानकारियों को आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर में, अगर क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर में लिखते जाइए, वरना केवल आप ध्यान से सुनिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में सबसे पहले कौन पहुंचा था? ये पुर्तगाली पहुंचा था। पुर्तगाल जो भारत में सबसे पहले आया था वही वहाँ पर पहुंचा था। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक शब्द आया हिंद चीन। ये हिंद चीन है क्या? तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 3 देश आते हैं। एक वियतनाम है, कंबोडिया है, और एक क्या है? लाओस है, लाओस। इन तीनों क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? हिंद चीन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत की संस्कृति और चाइना की संस्कृति, दोनों की संस्कृति उपलब्ध है, इसलिए इसको हिंद चीन कहते हैं। और पूछ क्या रहा है? पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। और जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बस गए थे, उनको कोलोन कहा जाता था। कोलोन। ये भी क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। लेकिन अस्थायी रूप से बस कौन गया था? ये फ्रांस बस गया था। और जो फ्रांसीसी अस्थायी रूप से बस जाते थे तो उनको क्या बोला जाता था? कोलोन कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अच्छा, कंबोडिया की राजधानी कहाँ था? ये नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। अच्छा, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो हिंदुस्तान के एक राजा थे, कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय। इनके द्वारा क्या किया गया था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि हिंदू का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कौन? अंकोर वाट का मंदिर। अच्छा, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु देवता को क्या है? समर्पित है। विष्णु देवता को समर्पित एक मंदिर है, बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है। कौन? अंकोर वाट का मंदिर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है, यानी कि भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो ये आंध्र प्रदेश बना था। यहाँ पर एक व्यक्ति थे, कौन? पोट्टी श्रीरामुलु। इनके द्वारा क्या किया गया था? अनशन पर बैठ गए थे एक अलग राज्य की मांग को लेकर के। तो यहाँ सबसे पहले आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य को फिर क्या किया गया था? बसाया गया था, एक राज्य अलग बनाया गया। किसके द्वारा? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके द्वारा क्या किया जाता है? नए नए राज्यों को स्थापित किया जाता है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। किस लिए? तो केवल भारत में कहाँ कहाँ राज्यों का स्थापना होना है उसके लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ये क्या करता है? अलग अलग राज्यों की मांग को रखता है और उसको एक अलग राज्य का गठन करता है।
जहाँ पर ज़रूरत होता है कि हाँ यहाँ एकदम ज़रूरी है कि यहाँ राज्य का गठन होना चाहिए। जैसे बिहार का विभाजन हुआ तो झारखंड राज्य का गठन हुआ, तो उसको गठित करने वाला कौन है? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग ही है जो क्या करता है, राज्यों को गठित करता है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति किसको कहते हैं? तो ये केवल किस पर होता है? तो ये धर्म के आधार पर सांप्रदायिक राजनीति किया जाता है। किसके द्वारा? तो राजनेताओं के द्वारा किया जाता है। धर्म के नाम पर वोट लेना, उसको, ये सभी कारण क्या आते हैं? तो ये धर्म पर आधारित होता है क्या? सांप्रदायिक राजनीति। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो ये किस राज्य से हुआ था? ये राजस्थान से हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया था? तो भारत का पहला पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुआ था 2 अक्टूबर। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1905 और 59 को। एक राजस्थान का एक कौन सा जिला था? नागौर जिला नागौर जिला था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था? गांधी जी के जन्म दिवस पर राजस्थान में ये स्थापित किया गया था। कौन सा जिला? नागौर जिला। फिर इसके बाद कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। अच्छा, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको कौन सा अधिनियम के तहत लाया गया था? तो ये 1992 का 73वां संविधान संशोधन करके लाया गया था। और 74वां संविधान में संशोधन में क्या था? ये नगर पालिका था, नगर पंचायत था, यानी कि नगरीय शासन व्यवस्था, और ये क्या हो गया? पंचायती राज व्यवस्था। 73 में पंचायती राज व्यवस्था और 74 में क्या हो गया? नगरीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो पटना नगर निगम का स्थापना कब किया गया था? 1952 में किया गया था, पटना नगर निगम। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पटना नगर निगम में कितने वार्डों की संख्या कितनी है? तो 72 वार्ड हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अच्छा, कुछ और ऑप्शंस है इसमें, तो ऑप्शंस को देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। केंद्र सरकार क्या करता है? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम, ये जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद का ये प्रमुख होता है। चुनाव आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और 1951 से क्या हुआ था? प्रथम आम सभा चुनाव शुरू हो गया था, और 52 में जाकर के क्या हुआ? ख़त्म हुआ। इसलिए क्या बोलते हैं? 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें क्या हो गया? एक लक्षद्वीप हो गया। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 28 क्या हो गया? स्टेट, STATE, स्टेट। और ये क्या हो गया? यूटी, यूनियन टेरिटरी। 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 क्या है? स्टेट हैं। और कौन कौन यूनियन टेरिटरी है? तो सबसे पहला क्या हो गया? लद्दाख। एक एक अक्षर लिखेंगे, बाकी आप बोल देंगे और आप लिख लीजिएगा वहाँ पर। पहला क्या हो गया? लद्दाख। दूसरा जम्मू कश्मीर, J&K। फिर इसके बाद क्या हो गया? दमन, दीव और नागर
हवेली और पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सभी क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितना है? 8 है टोटल। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो ये ग्राम कचहरी का क्या सेवक है? कौन? न्याय मित्र। जो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, सरपंच की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा एक सचिव को भेजा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्याय मित्र कहते हैं। और एक न्याय मित्र होता है और एक न्याय सचिव भी होता है। अब इस न्याय सचिव का काम क्या रहता है कि जो ग्राम कचहरी है, ग्राम कचहरी में कागजातों को देखने का कार्य करता है न्याय सचिव। ग्राम सभा का प्रधान कौन होता है? तो ये मुखिया ग्राम सभा का प्रधान होता है। और ग्राम सभा को बुलाने का, उसको भंग करने का सभी शक्तियाँ किसको प्रदान है? मुखिया को ही प्रदान है। और जो ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत क्या है तो जो नगरीय शासन व्यवस्था है उसका सबसे निचला स्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 15 है, भूमि का परिसारमिक क्या कहलाता है? तो ये मजदूरी कहलाता है, वेजेज कहलाता है, भत्ता कहलाता है। प्रॉफिट क्या होता है? कुछ भी सामान बेच रहा है, ये कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उसके बाद बेच रहा है, और जो उसको लागत से अधिक मूल्य प्राप्त होता है उसको हम लाभ कहते हैं। ये लगान क्या होता है? यानी कि जबरन जो वसूला जाता है उसको हम लगान बोलते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? जो बैंक के द्वारा जमा पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट या फिर ब्याज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन हो गया? इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? गोवा होगा। ऐसे क्या हो गया? पंजाब ये क्या है? सब सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला क्या है? ये राज्य है। कौन? पंजाब। और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो ये क्या हो गया? गोवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, और सबसे कम किसका रहेगा? तो बिहार का रहेगा, फिर उड़ीसा का रहेगा, फिर झारखंड का रहेगा, इन सभी का रहेगा ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रूबल है? तो ये रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मेन यानी कि जो प्रमुख देश हैं उन सभी का क्या करेंगे, जो करेंसी है, मुद्रा है, उन सभी को जानेंगे। पहला देश भारत ही लेते हैं, तो भारत का क्या है? रुपया। दूसरा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया। तीसरा है बांग्लादेश, तो इसका क्या है? टका, बांग्लादेश का टका। नेपाल, चौथा नेपाल, तो नेपाल का क्या है? नेपाल का भी क्या है? रुपया है, नेपाल का रुपया। और छठा नंबर एक क्या है? अमेरिका, यूएसए, तो यूएसए क्या है? डॉलर है, ऐसे सिंबल होता है उसका डॉलर, आप लिख लीजिएगा डॉलर। और इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड का क्या है? पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग इंग्लैंड का। और रूस का देख चुके हैं, रूस का क्या था? रूबल था, रूस का रूबल। आप लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, रूस का रूबल है। और सिंगापुर इसका है डॉलर, सिंगापुर डॉलर। और 10 नंबर में क्या है? अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तानी रुपया है, या फिर इसको अफ़गानी बोला जाता है, अफ़गानी या अफ़गानी रुपया। इराक है, एक मिनट,
इराक, इराक तो इराक, इराक का क्या है, ये दिनार, इराक का दिनार। और एक इसी तरह से एक है क्या, ईरान है, तो ईरान का क्या है, रियाल है, रियाल, रियाल। और एक देश है कौन सा, स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन। इसका करेंसी नाम जाना पहचाना है, सब जानता होगा, लेकिन ये कुछ अलग है। इसका करेंसी क्या है, क्रोना। तो इतने देशों का क्या है, करेंसी है, तो आप कहीं लिख लीजिएगा, इसको अटैच कर लीजिएगा छोटा छोटा लिख करके। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो ये वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के अवधि को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। यानी कि यहाँ पर सरकार के द्वारा लेखा जोखा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है लोगों को कि हम इन इन क्षेत्रों में इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। कब, 2002 में जारी किया गया था पहला, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यानी कि सबसे कम किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है। तो ये शिवहर का क्या है, सबसे कम है। सबसे कम किसका है, शिवहर का है, सबसे कम शिवहर का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और सबसे अधिक किसका है, ये पटना का है। अधिक पटना में है, अधिक, और कम कहाँ है, शिवहर में कम, शिवहर में कम है, और अधिक कहाँ है, पटना में है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। पटना सिटी कुछ ज़्यादा बड़ा है, अच्छा है, राजधानी है, तो वहाँ भी क्या रहेगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा ही रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूंजीवादी देश का उदाहरण है। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये पूंजीवादी देश है। जापान, ये भी पूंजीवादी देश है। ऑस्ट्रेलिया, ये भी जापान पूंजीवादी देश है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा पूंजीवादी देश। अच्छा, और इसमें क्या आता है, अच्छा पूंजीवाद होता क्या है, जब उत्पादन और संसाधनों के वितरण पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक क्या है, समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले कौन लागू किया था इसको, लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। कहाँ, रूस में लागू किया गया था। और सबसे पहला देश क्या हो गया इसका उदाहरण, रूस हो गया, क्यूबा, क्यूबा, वियतनाम, वियतनाम, चीन, ये सभी क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का देश है। ये सभी देश, और ये सब क्या हो गया, यानी कि यूरोप का जितना भी देश है सभी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देश है। और ये सभी जो बच गया, ये सभी क्या है, कुछ कुछ एक क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक तो हो गया पूंजीवादी, दूसरा क्या हो गया, एक पूंजीवादी हो गया, दूसरा हो गया समाजवादी, और तीसरा क्या होता है, एक मिश्रित। यानी कि इन दोनों का मिला हुआ, जैसे भारत है, तो भारत को क्या बोला जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला क्या है, देश है। कौन, भारत। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, अनवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संसाधनों के अति दोहन से इसका संबंध है, संसाधनों के अनियोजित दोहन से इसका क्या है, संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को लूटना, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन करना, उसको शोषण करना, वो क्या कहलाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। बताओ, जिस व्यक्ति का प्रवृत्ति होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ज़मीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, पानी को बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, ऑक्सीजन को
हॉस्पिटल में जा कर के बेचें, सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को लेने का कोशिश करेगा। तो एक तरह का वो क्या है, डाकुओं की प्रवृत्ति का आदमी है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है, यानी कि लेटेराइट मृदा कैसा होता है, इसका रंग क्या होता है, ये लाल होता है, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। काली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। और काली मृदा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है, लाल होता है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर जो भारत का क्या है, सबसे बड़ा नहर भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, टैक्सोल का उपयोग किया जाता है, टैक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है, तो ये कैंसर के रोग में क्या होता है, टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। ये टैक्सोल आता कहाँ से है, तो एक क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, झाड़ी वन है, ठीक ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयन यव, हिमालयन यव, हिमालयन यव से क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये कोसी कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। कोसी परियोजना किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर है। कोसी नदी को क्या बोला जाता था, बिहार का शोक बोला जाता है, बिहार का शोक। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, तो ये जलोढ़ मृदा कितना होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक ना, कौन कौन सा, एक बांगर होता है और एक खादर होता है। जो बांगर होता है ये पुरानी जलोढ़ मृदा होता है और जो खादर होता है ये नई जलोढ़ मृदा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, यानी कि किससे हमको रेशा प्राप्त नहीं होता है, तो ये गन्ना से हमको रेशा प्राप्त नहीं होता है। बाकी कपास हो गया, जूट हो गया और सन हो गया, इन सभी से क्या होता है, रेशा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक तो सूखा नहीं पड़ेगा, सूचना देकर के तो आएगा नहीं कि हाँ हम आ रहे हैं सावधान हो जाओ, ये क्या होता है, धीरे धीरे सूखे की स्थिति आती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, तो आप लोग बढ़िया से इसको देखिएगा और सॉल्यूशन करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम दूसरा, ये क्या हो गया था, ये अगस्त का था, तो अगस्त और सितंबर का हम लेकर के आएंगे, या फिर जून का बचा हुआ है, जून का बचा हुआ है, जुलाई का बचा हुआ है, तो पहले हम जून का सॉल्यूशन करेंगे टेस्ट का, ठीक है।